नमस्कार। अमेरिका अब पुल आउट करने जा रहा है इराक से भी। अभी तक अफगानिस्तान से किया था और अब इराक से भी पुल आउट करेगा, तो ये बुरी खबर या अच्छी खबर? कुछ देशों के लिए, इंडिया या दूसरे यूरोप, अमेरिका, जो पीस लविंग कंट्रीज हैं, उनके लिए ये बुरी खबर जरूर है। लेकिन कुछ कंट्रीज जो कि जिनकी रोजी रोटी ही या जिनका मिशन स्पॉन्सर्ड है टेरर को सपोर्ट करना, उनके लिए ये अच्छी खबर दिख रही है, क्योंकि इराक फिर एक टेरर के वहां पे टेररिज्म फैल सकता है, जरकावी टाइप, आईएसआईएस टाइप। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जैसे हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान के लोग आईएसआईएस में शामिल हैं और थे, और साथ में पाकिस्तान से लड़के या लोग वहां पे फंडिंग भेजते थे। एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि उनके लिए चांदी हो सकती है। पहले ही अफगानिस्तान में उनके तालिबान काबिज होता जा रहा है, इसके साथ इराक भी अब डेंजर जोन में घुस रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब जो हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे ही पूछेंगे कि वहां की इराक में अब आगे क्या होगा और वो अमेरिका के पुल आउट क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये अमेरिका पुल आउट क्यों करता जा रहा है यूरोप से? जय हिंद, जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका पूरे यूरोप से, पूरे एशिया के जो ये जो कंट्रीज हैं, ट्रबल्ड कंट्रीज, इनसे पुल आउट करता दिख रहा है। वैसे पुल आउट मुश्किल से करता है, लेकिन पुल आउट करता दिख रहा है, अपने बेसेस छोड़ रहा है। और साथ में क्या ये उसकी डिप्लोमेसी है और क्या इनको अधर में छोड़ रहा है वो? देखिए, अमेरिका हमेशा ही पुल आउट किया है। आप ये देखिए, वियतनाम में भी बहुत से ऐसे तबके थे जिन्होंने अमेरिका का सपोर्ट किया था, लेकिन अमेरिका जब वहां से नहीं जीत पा रहा था, वहां से पुल आउट किया। उसी प्रकार से सीरिया का जो कुर्द वाला क्षेत्र है, वहां से उन्होंने पुल आउट किया। जो लोग अमेरिका का साथ दिए थे, उनको छोड़ दिया था टर्की के भरोसे। ये 1.5 साल पहले की बात है, 1.25 साल 1.5 साल पहले की बात है। और उसके बाद ये हुआ था कि टर्की ने सीरिया में 30/100 किलोमीटर का एक पूरा कॉरिडोर बना लिया, जिसपे उसको पूरा कब्जा है। और उन्होंने कुर्दों पर खूब बम्बार्डमेंट भी किया, जिससे ही अमेरिकन फोर्सेस हटी वहां से। अफगानिस्तान में भी हमने देखा, और अभी जो दिख रहा है, कभी कोई कॉमेडियन को वहां पर मार रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, तो वो ये वही सब लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अमेरिकन सपोर्टर रहे होंगे, अमेरिका की मदद की होगी, या वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद की होगी, या फिर कहीं ना कहीं मीडिएटर के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रहे होंगे। इसी टाइप के लोग होंगे जिनको आज उन्होंने छोड़ दिया। कल तक वो उनके संगी साथी थे, और आज उनको छोड़ दिया है दूसरों के रहमो करम पर, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब यही चीज इराक में भी होती हुई दिख रही है। अब आप मुझसे पूछें कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो मुझे एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो बड़े पावर्स होते हैं ना, उसमें क्या वो बताते हैं और कितना खुफिया रखते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन यूजुअली ये होता है, जब हमने यूएसएसआर के समय भी देखा था, जब भी पुल आउट होते हैं तो उसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस ज्यादा होते हैं, जब कंट्रीज फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो एक ये कारण हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता। लेकिन इसका दूसरा पॉजिटिव कारण भी हो सकता है, और मुझे लगता है यदि वो कारण होता है तो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। क्यों? यदि अमेरिका अपने रिसोर्सेज को वहां से पुल आउट करके साउथ चाइना सी में डालता है और इंडो पैसिफिक के लिए डालता है। देखिए रोहित भाई, कोई भी देश हो, वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड किसी के पास नहीं होते हैं। विशेषकर जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है। अगर ये वाला जो चाइनीज थिएटर है, यदि मिडिल ईस्ट के थिएटर को अमेरिका कुछ समय के लिए या परमानेंटली या जो भी कहें, या इंटरमीडिएट मतलब कुछ प्रेजेंस रखता है, कुछ हटाता है, वो प्रेजेंस को यदि अपनी कॉन्सेंट्रेट करता है इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, तो ये चीन को चेक करने के लिए अच्छी बात है, जो हमारे भी लिए हितकारी है। क्यों कह रहा हूं मैं? इराक की हमसे कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन डेफिनेटली चीन की हमसे सीमा लगती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज नहीं तो कल हमको चीन से लड़ना होगा। और फाइनल जो वॉर होगी ना चीन की, वो अमेरिका के साथ नहीं होगी, हिंदुस्तान के साथ होगी, क्योंकि हमारी ही 4000 किलोमीटर की सीमा है। और दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो विथ बूट्स ऑन ग्राउंड चीन को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका को भी आप देखिए, तो उनकी नेवल प्रेजेंस से ज्यादा कोई चैलेंज नहीं है चाइना के लिए, लेकिन हिंदुस्तान नेवल प्रेजेंस के साथ भी करता है।
अपने फुट सोल्जर्स के साथ भी करता है, हर तरह से, जिस तरह एयर से भी, एयरफोर्स के माध्यम से भी करता है। तो जितने भी डोमेन ऑफ वॉर हैं, यदि सबसे ज्यादा कोई चैलेंज कर रहा है चाइना को, तो भारत ही कर रहा है। तो यदि अमेरिका अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ाता है तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अभी आप जो कह रहे थे कि क्या इराक में मिलिशियास और आतंकवादी पनप सकते हैं, इसकी एक संभावना है। क्यों है? क्योंकि इराक से जब पार्शियल विड्रॉल किया था, शायद 2014 की बात थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 या 14 की ही बात थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराक ओबामा के समय। तो उसके बाद आईएसआईएस वहां पर काफी ज्यादा एक्सपांड किया था। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो जैसा पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को फैलाता है, आईएसआईएस को इराक की सरकार ने फैलाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इराक की सरकार संभाल नहीं पाई थी चीजों को, या उनकी जो फोर्सेस थी वो आईएसआईएस से लड़ नहीं पाई थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप आईएसआईएस को बेसिकली देखेंगे तो इट इज अगेंस्ट इराक, इट इज अगेंस्ट ईरान। वो बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट विंग सुन्नी भी है, और इराक जो है वो मेजोरिटी जो है वो शिया है। तो इराक कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के कोई भी आईएसआईएस जैसे आतंकवादी गुट जो कि ईरान के खिलाफ एक्ट करते हैं या शिया के खिलाफ एक्ट करते हैं, वो उसकी धरती पे पनपे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि इराक संभाल नहीं पाया था, उसकी मिलिट्री फोर्सेस जो थी वो आईएसआईएस के सामने फेल हो गई थी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आईएसआईएस को वो बढ़ावा देगा। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं बने अमेरिकन पुल आउट के बाद कि वहां पर आईएसआईएस जैसी फोर्सेस काबिज हो जाएं। और आप इराक को समझिए, अब इराक जो है ना वो ईरान की डायरेक्ट प्रॉक्सी है। तो इराक से अमेरिका का हटना मतलब ईरानी इन्फ्लुएंस का बढ़ना है। और ईरानी इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत कम नहीं है। आप याद कीजिए कि था कि उनके साथ जो दूसरा कमांडर था वो कौन था? वो इराक का था, और इराक शिया मिलिशिया का था। तो वहां पर बहुत सारे एंटी अमेरिकन मिलिशिया जरूर हैं, लेकिन वहां ऐसी मिलिशिया नहीं है कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो या हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हो या प्रो पाकिस्तान हो। तो हम वो पिक्चर को अभी अपने दृष्टिकोण से, मैं केवल भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, यदि हम उस पिक्चर को देख रहे हैं तो हम गलत देख रहे हैं। वहां पाकिस्तान का कोई से नहीं आना है, वहां एंटी इंडिया कोई एक्टिविटी हुई भी नहीं है, ना होनी है। वो एक पूरा के पूरा अलग रीजन है जो कि शिया डोमिनेशन वाला रीजन है, जो ईरान के इन्फ्लुएंस वाले जोन में है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, ईरान इज गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया और ईरान के अभी तक ऐसे कोई संबंध खराब नहीं रहे। तो उधर से इनका हटना जो है वो कहीं भी हिंदुस्तान के लिए विषय नहीं बनता है। पर यह देखना होगा कि जैसे पिछली बार 2014-15 के आसपास इनकी जो फोर्सेस थी वो आईएसएल नहीं लड़ पाई थी, वैसी स्थिति नहीं बने। और यदि अमेरिकन फोर्सेस का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में, तो वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में हमको मदद मिलेगी। राइट। अच्छा, ये चीज के पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबर ये है कि अफगानिस्तान में उसकी अपनी सरकार और अमेरिका इराक से बाहर, तो अफगानिस्तान और इराक बीच में एक ईरान बचता है, जिस पर जो कि एंटी अमेरिका तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये चाइना के लिए भी अच्छी खबर है और अमेरिका पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है। किस हद तक पाकिस्तान इसको रिजॉइस करेगा? नहीं, पाकिस्तान के लिए उधर रिजॉइस करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है रोहित जी। एक तरफ चीन को जो सबसे उसका पेट एरिया है, जहां सबसे ज्यादा वो जो ये 4-5 चीजें उनके जो डिफेंस पेपर्स में लिखती है, उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की किन किन चीजों के लिए, कौन कौन से क्षेत्रों के लिए वो वॉर पे जा सकते हैं, जिसमें शिनजियांग लिखते हैं, तिब्बत लिखते हैं, साउथ चाइना सी लिखते हैं, ताइवान लिखते हैं। तो साउथ चाइना सी में अमेरिका का यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इस जो डोमेन है, तो ये वाला थिएटर है, उसमें तो ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत खराब है, इनके लिए, चाइनीज के लिए। लेकिन इराक से यदि जब अमेरिकन फोर्सेस हटती हैं तो वो उसमें उनको लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ईरान जो है आज के समय
चाइना का एक तरह से क्लाइंट स्टेट बन गया है अमेरिकन सैंक्शंस के बाद। और इसमें मैं बोलता हूँ कि अमेरिकन पॉलिसीज की बेवकूफी है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? यदि आपको चाइना को चेक करना है तो जो टर्मिनेशन का हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हो रहा है। देखिए अफगानिस्तान से अमेरिका की एग्जिट जो हुई, उसके बाद तालिबान से जिस तरह से उनकी सांठगांठ हुई है, चाइनीज की वांग ही का मिलना, और हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, तो एक वहां पर वो अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कितना कर पाएगा ये अभी देखने का विषय है, लेकिन डेफिनेटली ईरान जो है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है और वहां पर उन्होंने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियर कर दिया है। क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा उसके विषय पे कि जो 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर की जो सीक्रेटिव डील हुई है चीन की और ईरान की, जिसके तहत 25 वर्षों में चीन जो है वो ईरान में 400 अरब यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। जो इन्वेस्टमेंट गैस और पेट्रोलियम में भी जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जाएगा, साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के डेवलपमेंट में भी जाएगा, उसके डिफेंस के डेवलपमेंट में भी जाएगा। तो इतना बड़ा जब पैसा आता है तो मतलब चीन की वर्चुअली ईरान कॉलोनी बन जाएगी। अब ईरान का सीधा सीधा देखिए, शिया कंट्रीज में सबसे पावरफुल आइडियोलॉजिकली और रिलीजियसली जो है वो ईरान है। तो उसका एक जो इन्फ्लुएंस जोन है वो इराक पे भी एक्सटेंड होता है, वो लेबनान में भी एक्सटेंड होता है, वो सीरिया में भी एक्सटेंड होता है। और ये पूरा जो बेल्ट बनता है, और यदि हुथी रेबल्स की बात करें जो कि यमन में एक्टिव है और यमन को एक तरह से जीत चुका है सऊदी को हराकर, तो वो भी पूरा हुथी भी जो है उसको डायरेक्ट ही मतलब कोवर्ट भी और ओवर्ट भी सपोर्ट ईरान का है। तो एक पूरा बेल्ट उसने ईरान ने बनाया है। और मत भूलिए ये बात कि ईरान आज के समय प्रॉक्सीज के माध्यम से बहुत सारी जगह लड़ रहा है। तो और जितनी जगह भी वो लड़ रहा है, या तो सऊदी, या तो वो लड़ रहा है सऊदी से, या वो लड़ रहा है अमेरिका इसराइल से। तो अमेरिकन कैंप में इसराइल भी आता है, अमेरिकन कैंप में सऊदी अरब भी आता है। तो ये उस क्षेत्र विशेष में जितनी भी उसकी प्रॉक्सीज है वो मिलाकर एक पूरा रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ईरान का बन चुका है। और इसके लिए मूर्खता जो है वो अमेरिका ने की है, क्योंकि ईरान चाइना की गोद में नहीं जाता, लेकिन चाइना की गोद में सैंक्शंस ने डाला है। आप पता है, आपको कई जगह पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान में सैंक्शंस की वजह से जो मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस लगाए हैं, इतनी गरीबी है जो बाहर नहीं आ पाती कि लोग भूखे मरने की कगार पर रहते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो वो मजबूर होकर चीन के पास जा रहा है। और चीन जब अभी 400 अरब यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पर, तो लिटरली ईरान को खरीद रहा है। और ईरान को खरीदना मतलब उसका इन्फ्लुएंस में जितने भी आएंगे, चाहे फिर वो इराक आए, आगे जाके सीरिया आए, वैसे भी सीरिया में रशिया की चलती है। सीरिया आज के समय वर्चुअली कॉलोनी है रशिया की, या आप ये कह दे कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टेरिटरी बन चुकी है। क्योंकि उस पर यदि कुछ हमला भी करता है तो आज के समय रशिया जो है वहां पर रशिया को तकलीफ होती है। तो फिर ईरानी और ईरानी इन्फ्लुएंस जो है वो सीरिया में भी है, वो इराक में भी है, वो लेबनान में भी है, और वो जो है वो यमन में भी है। तो चाइना को इन सब टेरिटरीज में अपना इन्फ्लुएंस मिलता है। लेकिन साइड बाय साइड जो प्रॉब्लम होगी उसको, यदि अमेरिका इधर से निकलकर अपने रिसोर्सेज सच में पूल करता है, मैं इसी बात पर नजर केंद्रित किया हुआ हूँ कि ये रिसोर्सेज जो निकाल रहे हैं मिडिल ईस्ट से, उसको वो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में डालते हैं कि नहीं। यदि डालते हैं तो इस थिएटर में चाइना को तकलीफ होगी, उस थिएटर में उसको फायदा होगा। लेकिन यदि ओवरऑल हिंदुस्तान की बात करें तो अगर चाइना को तकलीफ होती है इधर इंडो पैसिफिक वाले थिएटर में, तो भारत के लिए लाभकारी है। क्योंकि वो पूरा जो बेल्ट है वो ईरान के इन्फ्लुएंस का, उसमें हिंदुस्तान के विरोध में कोई भी नहीं है। राइट। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख जो कि हमें बता रहे थे कि इराक से पुल आउट होने वाला है अमेरिका का, थोड़ा सा और एक उसके बात और बाद क्या बोलूंगा सिचुएशन होगी। कि क्या या होता है रोहित भाई, फॉरेन पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप देखिए कि इस चीज में आपको मोदी सरकार की दाग देनी होगी कि मोदी सरकार ने कितनी खूबसूरती के साथ अमेरिका को भी अलाय बना रखा है। अलाय नहीं, पार्टनर बना रखा है। अलाय तो जब डिफेंस पैक्ट होता है तो होता है। अमेरिका को भी बना रखा है, इसराइल को भी बना रखा है, सऊदी अरब को भी बना रखा है, ईरान को भी बना रखा है। आप ये देखिए कि फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती है मोदी जी की कि उन्होंने जो आज राइवल्स है उन सबको अपना दोस्त बना रखा है। राइट, राइट। और ये जो मोदी जी की जो खूबसूरती है फॉरेन पॉलिसी की,
इसमें सोने पे सुहागा डालते हैं जयशंकर साहब। खैर जयशंकर साहब को स्पेशली हैंड पिक कैंडिडेट हैं उनके मोदी जी के, तो ये बात लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं, लाजमी है। तो डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे एक और टॉपिक में फिर दोबारा डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।